हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो यूपी होमगार्ड के लगातार जो हम सीरीज चला रहे हैं, जो लगातार आपके लिए स्पेशल क्लास शाम 5 बजे को जो ये चला रहे हैं, इस क्लास में आपकी लगातार रोजाना ये वीडियो आपकी शाम को 5 बजे आती है। आप यानी समय फिक्स कर ले कि शाम को आपको 5 बजे अपनी ये क्लास रोजाना जरूर देखनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियो को जरूर देखें, साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो आपका है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। ऑप्शन आपका ए यानी सन 1930 में, ऑप्शन आपका बी सन 1932 में, ऑप्शन आपका सी सन 1931 में, ऑप्शन आपका डी सन 1933 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी 1931 में। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1931 में दी गई थी। और आपको बता दें कि इन्होंने यानी 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटकेश्वर 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 दत्त ने केंद्रीय असेंबली केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका। क्या फेंका? खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों को जनता एवं सरकार तक पहुंचाना था। और यानी बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? यानी इन्होंने नारा दिया था आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और साथ के साथ आपको बता दें कि आप यानी 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को क्या हुआ कि इन्हें मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, किसे किसे? यानी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इन्हें तीनों को क्या कर दिया गया? फांसी पर यानी चढ़ा दिया गया, यानी फांसी इन्हें दे दी गई। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका यानी 2, कामागाटा मारू घटना में से यानी संबंधित थी। ऑप्शन आपका ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन आपका बी फिलिस्तीन पर इजरायली हमला, ऑप्शन आपका यानी सी माली में हुए आतंकवादी हमले, ऑप्शन आपका डी आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी है वो आपका अरत्र इस क्रांति। इस प्रश्न का उत्तर बता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्या होगा? यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कामागाटा मारू से संबंधित है। आपको बता दें ये कामागाटा मारू क्या है, तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है। वर्ष 1914 में, कब? वर्ष 1914 में, वर्ष 1914 में यानी कामागाटा मारू, जो आपको यहाँ पर ये नाम लिखा दिखाई दे रहा है, कामागाटा मारू नामक जहाज नामक जहाज 376, कितने? 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा, कहां पर? कनाडा कनाडा यानी कनाडा क्या कर रहे थे? कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया तट पहुंचा। कहां पहुंचा? ब्रिटिश कोलंबिया
तट पहुंचा। और ये कब पहुंचा? तो ये आपका पहुंचा यानी कब? तो 1914 में। और आपको बता दें इसमें करीब 340 सिख 340 सिख और 24 क्या थे? तो 24 यानी मुसलमान, और उसके अलावा 12 हिंदू थे। कितने हिंदू? यानी 12 हिंदू थे और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज को गदर पार्टी नेता गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। किसने लिया था? यानी गुरुदत्त सिंह ने किस पर लिया था ये? तो किराए पर। गुरुदत्त सिंह ने किस पर लिया? किराए पर इसे लिया था। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो गदर पार्टी से ये संबंधित थे। और इन्होंने क्या लिया था? ये किराए पर लिया था। और ये मतलब आपका 23 मई 1914 को जब यानी कामागाटू यानी जगह पर ये पहुंचा, तब पहुंचा 23 मई 1914 को। तो क्या हुआ कि 23 मई 1914 को जब ये कामागाटा मारू जगह पर पहुंचा, तो तब यानी वहां पर कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर कनाडा में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वही असफल रही। क्या रही? यानी ये असफल रही। और 23 जुलाई 1914 को जहाज की वापसी यात्रा शुरू हुई, जो 27 सितंबर 1914 को होली बंदर पर पहुंची। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले ये आपको बता दे, जैसे उधर से ये वापस कब आए? तो 23 जुलाई को आए ये, यानी 1914 को। भारत कब पहुंचे? तो ये आपके 27 सितंबर को पहुंचे। कब? 27 सितंबर को। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखिए कि आप जैसे जो हम ये फैक्ट, जैसे अभी आपके ये कामागाटा मारू से संबंधित ये फैक्ट कराए, तो पहले कामागाटा मारू को आप प्रश्न लिखें, उसके नीचे जैसे उसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? तो भारतीय यानी स्वतंत्रता संग्राम है। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि उसके नीचे जो हमने ये अभी डिटेल बताई है, जो आपकी ये यानी यहाँ से लेके ये पूरी डिटेल जो ये बताई है, फिर उसके अलावा ये यहाँ पर ये इतनी जो डिटेल बताई है, ये सभी डिटेल आप अपने यानी नीचे जैसे इस प्रश्न के उत्तर के नीचे लिख ले। इससे क्या होगा कि आपको बाद में भी ये जानकारी ध्यान रहेगी, क्योंकि देखो बेसिक से आप पढ़ेंगे। अभी आपको हम ये आंसर बताते हैं तो कामागाटा मारू संबंधित है स्वतंत्रता संग्राम से, इतना बोल के यदि आगे बढ़ जाते तो उससे क्या होता? तो आपको इसकी जो रहस्य, जो इसकी कहानी है उसके बारे में पता ही नहीं चलता। अभी आपसे ये पूछ लिया जाता कि कामागाटा मारू यानी जो ये यानी जाता ये कहाँ गया था, अब ये आपको यही नहीं पता है। उसके अलावा ये आपसे पूछ लिया जाता कि जैसे ये कामागाटा मारू यानी में कितने यात्री थे, या आपसे ये पूछ लिया जाता यानी कामागाटा मारू जैसे कनाडा कब गया। तो ये बहुत से जो प्रश्न है वो आपके इसी एक प्रश्न से जो बन सकते हैं वो सभी आपके यहाँ पर यानी पूरे अच्छे प्रॉपर आंसर से हमने बता दिए। तो इसलिए हम प्रॉपर बेसिक लेके चल रहे हैं। अभी यानी आंसर की बात कर ले तो 100 प्रश्न आपको हम करा दें आंसर से वन लाइनर, तो ये सोचिए कि आपके ये 100 प्रश्न या 200 प्रश्न वन लाइनर कराने से कुछ हो जाएगा, तो ये माने कि ये कुछ नहीं है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तब तो आपको ध्यान रहेगा, जैसे ही आपने यानी यानी कुछ टाइम छोड़ा वैसे ही गायब। उसके अलावा यानी बहुत सी जो चीजें आपको अदर भी जो मिल सकती हैं वो भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको प्रश्न इस तरीके से कराएं कि आपका बेसिक भी अच्छे से यानी क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे अभ्यर्थियों को योग्य और सक्षम बनाना, जिससे वो अपने एग्जाम में एकदम ऐसे यानी अपने स्कोर को करें कि आप खुद लगे कि हाँ हम एक सही प्लेटफॉर्म और सही यानी जगह पर पढ़े, इसलिए आज हमारा एक अच्छा स्कोर हुआ है। अब आपका अगला है प्रश्न नंबर 3, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगार्ड में एक मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ऑप्शन ए भिकाजी कामा, ऑप्शन बी इंदुल याग्निक, ऑप्शन सी किशन से, ऑप्शन डी वीर सावरकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका बी यानी इंदुल लाल याग्निक। अभी जैसे ये प्रश्न है आपका, ये आपका किस तरीके का प्रश्न है? आपको ये तो पता है कि मैडम जी काबा ने सबसे पहले यानी भारतीय यानी झंडे यानी जो झंडा था उसे फहराया था, लेकिन ये नहीं पता है कि इसे यानी चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको बता दें कि 1907 में
1907 में मैडम जी काम यानी भीकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार ध्वज फहराया था। कब फहराया था? पहली बार ध्वज फहराया था। किसने? यानी मैडम भीकाजी कामा ने। उसके बाद आपको बता दें, जिसे इंदुलाल याग्निक भारत ले आए, और इंदुलाल याग्निक एक भारतीय स्वतंत्रता विद्यापीठ की स्थापना भी इन्होंने की थी। और आपको बता दें कि 1923 में 1923 में 1923 में महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी जेल में बंद कर दिया। क्या कर दिया? इन्हें भी जेल में बंद कर दिया। और इन्होंने पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी। किसे कर दी? महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सत्याग्रह छापा में भाग लिया था? ऑप्शन आपका ए गणेश जोशी, ऑप्शन आपका बी अनंता वाटेदार, ऑप्शन आपका सी कल्पना चावला, ऑप्शन आपका डी प्रीतिलता वागेदार यानी वागेदार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका डी प्रीतिलता वागेदार। यानी जो प्रीतिलता वागेदार, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सत्याग्रह छापा में भाग लिया था। और आपको बता दें कि चटगांव जो सत्याग्रह के कब्जे के दौरान 1930 में, कब? 1930 में अनेक व्यक्ति मारे गए। अनेक व्यक्ति मारे गए। और प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई। कौन? प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट छापेमारी के दौरान मारी गई। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल को दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन आपका ए बी डी सावरकर, ऑप्शन आपका बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन आपका सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन आपका डी शरत चंद्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा ए बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला यानी लिखा था। और वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी और चिंतक लेखक, क्या यानी महान क्रांतिकारी और लेखक भी थे। क्या थे? लेखक भी थे। और आपको बता दें कि बी डी सावरकर के स्थानीय नाविकों को संगठित करके मित्र मेला नामक गुप्त गठन की स्थापना की थी। किसकी? मित्र मेला नामक गुप्त गठन की स्थापना की। और ये कब की? तो आपको बता दें कि ये इन्होंने यानी जो नवयुक्त थे उन्हें साथ लेकर के ये यानी इस गठन की स्थापना की थी। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, न दलील न वकील न अपील यानी नो आपका यानी नो डेल और नो वकील यानी नो अपील, ये आपके नो दलील नो वकील और नो अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका ये रॉलट एक्ट, ऑप्शन आपका बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन आपका सी चार्टर अधिनियम, ऑप्शन आपका डी विनियमन अधिनियम।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में, कब? 1919 में यानी ये पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। क्या था? उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। और आपको बता दें कि ये किस तरीके का था अधिनियम? इसमें ये था कि अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। क्या कर सकती थी? यानी जो जो मतलब अंग्रेज सरकार थी वो यानी किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे जिसे भी चाहे जेल में बंद रख सकती थी, इसे यानी एक्ट के द्वारा। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? न दलील, न वकील, न अपील का यदि इसे कहा जाता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने जलगांव बाग घटना का विरोध में मानद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन आपका भी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन आपका सी महात्मा गांधी, ऑप्शन आपका डी जवाहरलाल नेहरू। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी जलियांवाला बाग घटना के विरोध में किसकी उपाधि लौटा दी थी? तो मानद जो उपाधि इन्हें मिली थी यानी नाइटहुड द सर की, इसकी द सर की उपाधि इन्होंने क्या कर दी थी? वापस कर दी थी, जिसमें ब्रिटिश सेना के 379 यानी लोग निर्दोष मारे गए। क्या? यानी जो यानी ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना के द्वारा 379 लोग यानी क्या हुए? यानी निर्दोष मारे गए, इसलिए ये इन्होंने क्या कर दी? वापस कर दी। और आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को ये यानी घटना घटित हुई, जिससे यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को पूरी तरह से झकझोर दिया। इसलिए इन्होंने 10 सर यानी मानद जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, उसे यानी क्या कर दिया गया? यानी वापिस कर दिया। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका बी केरल, ऑप्शन आपका सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस स्थान पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। आपको बता दें कि जो जो चौरी चौरा यानी ये स्थान है, ये यानी क्या हुआ था कि सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दें। आपको बता दें जो ये चौरी चौरा घटना हुई थी, ये आपकी हुई थी 4 फरवरी 1922 को। और कहां पर हुई थी? तो गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में ये घटना घटित हुई थी, जो यानी बहुत ही यानी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आप इसे ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका प्रश्न कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपके यहाँ पर एक तो ये प्रश्न बनता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई, दूसरा ये बनता है चौरी चौरा जो घटना हुई वो किस जगह पर है, तीसरा आपका ये प्रश्न है कि चौरी चौरा यानी किस राज्य में स्थित है, जो जगह है वो। तो ये कई जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपके यहाँ पर आपको पता चल गए, तो आप इन्हें जरूर अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? ऑप्शन आपका ये 1918 से 1920, ऑप्शन आपका भी 1930 से 1935, ऑप्शन आपका सी 1915 से 1919, ऑप्शन आपका डी 1920 से 1922। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा डी 1920 से लेकर के 1922। कब से कब तक? 1920 से लेकर के 1922। 1 अगस्त 1920 को
कब? 1 अगस्त 1920 को ये आरंभ हुआ और इस आंदोलन में यानी कई मुस्लिम नेताओं ने जैसे कई मुस्लिम नेता जैसे अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली अंसारी आदि ने यानी इसमें भाग लिया था। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी कब यानी समाप्त हुआ था, तो ये आपका समाप्त हुआ था 4 फरवरी यानी आपका एक तरह से फरवरी में फरवरी 2 यानी हजार फरवरी 1922 में। कब? फरवरी 1922 में ये हुआ यानी समाप्त। कारण क्या था कि चौरी चौरा यानी घटना घटित हुई, इसके कारण यानी इसी असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी। ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी इजराइल में, ऑप्शन आपका डी तुर्की में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जो खिलाफत आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो आपकी ऑप्शन आपका सही होगा डी, यानी ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तुर्की में। और ये आपको बता दे जो खिलाफत आंदोलन है इसका यानी जो इसकी शुरुआत हुई थी तो वो आपकी हुई थी 1908 में। कब हुई? 1908 में हुई। और आपको बता दें कि 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन यानी की समाप्ति का प्रथम चरण था। क्या था? खलीफा की प्रभुत्व प्रभुत्व के उन्मूलन का ये क्या था? प्रथम चरण था। और आपको बता दें कि भारत में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में बंबई में शुरू हुआ। कहां पर हुआ? मार्च 1919 में बंबई में ये शुरू हुआ। आपको बता दें कि जैसे ये जो आपका 1908 में हुआ, ये कहां पर हुआ था? तो ये तुर्की में। क्योंकि ये प्रश्न जो पूछ रहा है वो एक अच्छा प्रश्न है। आपका जो ये जो भारत में शुरू किया गया तो ये इसी से लेकर के तुर्की का जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, इसी को लेकर के मार्च 1919 में अपने भारत में भी इसे शुरू किया गया था। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे अच्छे से जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपका ए अली बंधु, ऑप्शन आपका बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन आपका सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन आपका डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ए अली बंधुओं ने। किसने? अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन 1919 से 1919 से 1924 तक। कब तक? 1919 से लेकर के 1924 तक यानी इसे यानी हुआ। और ये यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात ये शुरू हुआ था। और ये आपको बता दें प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाई और इसी को निर्णय में लेते हुए खलीफा पद को भी समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया? खलीफा पद को यानी समाप्त कर दिया। और ये यानी जो भारत में शुरू किया गया तो ये तुर्की को देखकर ये भारत में आपका शुरू किया गया था 1919 में। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। की गई। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आपका ये 1920 में, ऑप्शन आपका भी 1927 में, ऑप्शन आपका सी 1923 में, ऑप्शन आपका डी 1928 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा आपका वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी सी 1923 में। कब? 1923 में इसकी स्थापना हुई। और आपको बता दें कि जो ये यानी स्वराज पार्टी इसकी स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और ये आपका कई बार और कई एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम बार बार एक ही बात बताएंगे कि
कि आप जो ये प्रश्न जैसे आपको कोई आ रहा है उसका आंसर तो आप कमेंट कर दिया करें, यदि नहीं आ रहा है तो आप एक कॉपी पर प्रॉपर एक नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि ये अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा, अभी तो आपको टाइम है काफी। यदि आप ये बाद में थोड़ा बहुत भूलें या थोड़ा बहुत यानी आपको ध्यान ना रहे तो आप बाद में भी रिवीजन कर पाएं, इसलिए आप अपनी नोटबुक में इन्हें जरूर लिख लें जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएं, क्योंकि आपको एक अच्छा बेसिक और बेस पूरा मजबूत करके चलना है। ये नहीं है कि अभी पढ़ लिए फिर बाद में पूरा भूल गए, तो फिर आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है? ऑप्शन आपका ए मेघालय, ऑप्शन आपका बी तमिलनाडु, ऑप्शन आपका सी राजस्थान, ऑप्शन आपका डी बिहार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी राजस्थान। राजस्थान यानी सब यानी वर्षा वाला यानी कम वाला क्षेत्र है, कौन सा? तो राजस्थान है। आपको बता दें कि राजस्थान में निम्न वर्षा यानी कम वर्षा होती है। राजस्थान के जैसलमेर और लद्दाख के लेह जैसे शहरों में सबसे कम वर्षा होती है। कहां पर? राजस्थान का जैसलमेर और लद्दाख, इन जगहों पर क्या है यानी कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो जिसका यानी कारण है अरावली पर्वत, यानी क्या? अरावली पर्वत पर्वत का मानसून के मार्ग में के समांतर स्थित होना। क्या होना? अरावली पर्वत का मानसून के मार्ग में समांतर होना। क्या होना? समांतर होना। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुएं और महीने यानी गलत है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है कई बार, यानी आपके जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है, आपके यूपीएसआई में भी, और आपके यानी यूपी होमगार्ड में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब आपका ये इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन आपके बसंत यानी चैत्र वैशाख, ऑप्शन आपका बी शरद यानी अश्विन कार्तिक, ऑप्शन आपका सी हेमंत यानी माघ फाल्गुन, ऑप्शन आपका डी वर्षा और श्रावण भाद्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा होगा? तो सी हेमंत यानी माघ और फाल्गुन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय कैलेंडर या महीनों के अनुसार गलत है? तो हेमंत यानी माघ और फाल्गुन, ये तीनों आपके सही है। बसंत चैत्र और बैसाख में, शरद अश्विनी और कार्तिक में, वर्षा श्रावण और भाद्र में होती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? ऑप्शन आपका ए आने वाले मानसून, ऑप्शन आपका बी गर्मी के मौसम, ऑप्शन आपका सी सर्दियों के मौसम, ऑप्शन आपका डी लौटते हुए मानसून। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा डी लौटते हुए मानसून। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो लौटते हुए मानसून से है। और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि लू के समय, किसके समय यानी लू के समय, साथ के साथ आपको बता दें कि लू के समय, किसके समय? लू के समय यानी तापमान तापमान 45 डिग्री यानी सेल्सियस तक जाता है। कितना तक जा सकता है? तक जा सकता है, यानी 45 डिग्री से प्लस ही आपका यानी बहुत सी जगह पर यानी पहुंच जाता है। कारण क्या है कि लू के समय में काफी गर्मी बढ़ जाती है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत में निर्वर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में होता है? ऑप्शन आपका अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 16 है, जो आपका यानी इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मध्य जून से मध्य सितंबर, ऑप्शन आपका बी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन आपका सी मध्य दिसंबर से फरवरी,
ऑप्शन आपका डी मार्च से मध्य जून। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी बी अक्टूबर से नवंबर। क्या सही होगा? अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है? तो यानी इन महीनों में यानी निर्वर्तन मानसून का मौसम होता है। किस तरह का होता है? निर्वर्तन मानसून का मौसम होता है। और ये आपकी यानी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप अपने यानी इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिए। यदि आपसे ये पूछा जाए आपके एग्जाम में भारत में निर्वर्तन का मौसम का मानसून किन महीनों में होता है? तो आपका अक्टूबर और नवंबर में होता है। किस में होता है? अक्टूबर और नवंबर में होता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए शीत, ऑप्शन आपका बी शरद, ऑप्शन आपका सी ग्रीष्म, ऑप्शन आपका डी वर्षा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है वो आपका कौन सा? शी ग्रीष्म ऋतु। भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। आपको बता दें कि जो ये ग्रीष्म ऋतु में ये होती है वो कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में ये होती है। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये मतलब जो वर्षा होती है गर्मी के समय में होती है और इसे यानी किस नाम से जाना जाता है? कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। यदि आपके एग्जाम में इस तरीका का प्रश्न आए, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में आम्र वर्षा किस राज्य में होती है, तो यदि आपका केरल हो तो केरल का टिक लगाना है, यदि कर्नाटक हो तो कर्नाटक पर आपको टिक लगाना है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यानी कौन सा? तो प्रश्न नंबर आपका 18। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन आपका ए माथेरान, ऑप्शन आपका बी धूपगढ़, ऑप्शन आपका सी कांगतो, ऑप्शन आपका डी तुराशिकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा यानी किस जगह पर होती है या किस स्थान पर होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ये माथेरान में। माथेरान में ये होती है। और आपको बता दें कि माथेरान है कहाँ पर? तो मेघालय में। मेघालय में ये माथेरान जगह है। और यहीं पर क्या होती है कि सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा यानी वर्षा होती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और इसमें औसतन जो वर्षा होती है, किस तरह की वर्षा? यानी औसतन जो आपकी वर्षा होती है वो आपकी करीब जो होती है वो आपकी होती है 11,871 यानी मिलीमीटर। कितनी? मिलीमीटर ये वर्षा होती है। यानी मिलीमीटर ये आपकी वर्षा होती है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में 1985 में, कब? 1985 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये क्या है यानी शामिल कर लिया गया। और आपको बता दें कि माथेरान में यानी वर्ष यानी 1900 यानी 85 माथेरान में 26,000 कितनी? 26,000 मिलीमीटर यानी कितनी मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो यानी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई। कब? 1985 में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप जरूर इसे ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दक्षिण पश्चिमी मानसून में उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका ए हिंद महासागर, ऑप्शन आपका बी अरब सागर, ऑप्शन आपका सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन आपका डी हिमालय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो आपको बता दें कि ये आपका कहाँ पर? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए हिंद महासागर। यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर में ये उत्पन्न होता है। और आपको बता दें कि ये कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक रहता है। कब तक? जून से सितंबर तक। कब तक? जून से ये सितंबर तक रहता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 20। सॉयल भी कहते हैं जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर यानी क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो मुख्य रूप से यानी भारत के किस यानी क्षेत्र में पाई जाती है?
जो आपकी यानी एक तरह से आप कह सकते हैं यानी सॉयल यानी मिट्टी जो आपकी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बता दें तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ए यानी पश्चिमी घाट, ऑप्शन आपका बी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन आपका सी पूर्वी घाट, ऑप्शन आपका डी प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो बी सिंधु गंगा मैदान में। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सिंधु गंगा का मैदान में ये पाई जाती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन आपका सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा अधिकतर यानी आपकी पाई जाती है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो राजस्थान है उसमें थार रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है। किसका, थार रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर स्थित है, तो आपका यानी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और यह रेगिस्तान मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है, यानी ये किस तरह की रेगिस्तानी मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। क्या, तो थार रेगिस्तान, तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो थार का रेगिस्तान है वो किस राज्य में है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक को ऋण समिति यानी पीएसीएस का डिजिटल बनाना, ऑप्शन आपका ए COOP नेट, ऑप्शन आपका बी ई किसान पोर्टल, ऑप्शन आपका सी राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन, ऑप्शन आपका डी PACS डिजिटल परियोजना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी यानी PACS डिजिटल परियोजना। इस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक को ऋण समिति यानी PACS को डिजिटल बनाना है, तो PACS डिजिटल परियोजना का है। और आपको बता दें कि जो ये PACS डिजिटल परियोजना है ये एक नीतिगत पहल का नाम है। किसका पहल का नाम है, नीतिगत पहल का नाम है। और आपको बता दें कि इसे मतलब जून 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी थी। किसने दी थी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यानी लगातार यानी अपनी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि आपकी जो ये मेहनत है, जो आपका ये लगातार यानी प्रयास है, ये आपका प्रयास बहुत आगे ले जाएगा, बहुत यानी आप आगे जाएंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें क्योंकि जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, जो अभ्यर्थी यानी पूरी रुचि से पढ़ते हैं, वो ये मानो कि हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज तक कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जिसने मेहनत की हो और वो सफल ना हुआ हो। जो भी अभ्यर्थी आपकी तरह मेहनत करते रहेंगे वो सभी सफल होंगे। बस ये है कि समय लग सकता है। आप ये जो मेहनत कर रहे हैं ये आपको जरूर सफल बनाएगी। आप यानी ऐसे ही मेहनत करते रहें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने किसी ने यदि अपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप कर लेंगे तो आपकी जो ये वीडियो है जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए HRD मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है, ऑप्शन ए शाला अस्मिता, ऑप्शन बी अचीवर्स, ऑप्शन सी प्रदर्शन, ऑप्शन डी द परफॉर्मर्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए शाला अस्मिता। क्या है, यानी शाला अस्मिता जो ये यानी जो आपकी यानी एक तरह से योजना है, इस योजना का काम है पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए। ये किसने शुरू की, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। किसने,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, किसने, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया और ये यानी देश के बच्चों की शिक्षा को नजर यानी रखने के लिए ये शुरू की गई। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य यानी कितने वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और यानी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 1 से 3 या ऑप्शन डी यानी 14 से 17 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका ए 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सभी को यानी आपकी क्या करना, सभी बच्चों के लिए उपयोगी प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये जो आपकी 6 से 14 वर्ष की जो योजना है, ये प्रासंगिक जो आपकी यानी शिक्षा प्रदान कर, ये योजना आपकी 2002 यानी 2000 और 2001 कब, यानी 2000 और 2001 में आपकी क्या हुआ, तो केंद्र में अटल वाजपेयी की सरकार में ये शुरू की गई थी। किसकी सरकार में शुरू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये सरकार में आपकी शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, क्या यानी सार्वभौमिकरण, किसका, जो प्राथमिक शिक्षा है उसका यानी सार्वभौमिकरण, ये इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन आपका डी 70 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी 65 वर्ष। जो राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो आपकी 65 वर्ष है। और आपको बता दें जो NPS के लिए जो ये आपकी यानी जो आपकी विश्व की यानी सबसे कम लागत की पेंशन जो योजना है वो आपकी यानी NPS योजना है। कौन सी योजना? ये NPS ये आपकी योजना है। और आपके लिए इसके लिए जो आयु सीमा यानी बदलाव जो किए गए वो आपकी यानी पहले कितनी थी, तो आपकी यानी सबसे पहले आपको बता दें यानी आपकी जो पहले थी वो आपकी कितनी थी, आपकी यानी पहले 60 थी, कितनी थी, 60 थी, जिसे यानी किसने आपका यानी जो आपका पेंशन निधि क्या यानी पेंशन निधि विनिमयक विकास प्राधिकरण, विनिमयक विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे 60 वर्ष से कितना कर दिया गया, 65 वर्ष। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने द हाइट टाइगर यानी जो बाहर टाइगर पुस्तक लिखी? ऑप्शन आपका ए राजीव मल्होत्रा, ऑप्शन आपका यानी बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन आपका सी चित्रा दिवाकर रूनी, ऑप्शन आपका डी अरविंद अडेगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी अरविंद अडगा ने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी। साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी उपन्यास 2008 में प्रकाशित हुआ। कब? 2008 में ये प्रकाशित हुआ और इसी यानी उसी वर्ष इन्हें मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मैन बुकर पुरस्कार ये इन्हें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें, ये काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी पुपुल जयकर, ऑप्शन डी KR नारायण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो पुपुल जयकर है। आपको बता दें कि ये जो आपकी यानी इंदिरा गांधी बायोग्राफी 1992, कौन सी? 1992 आपकी ये यानी पुपुल जयकर जो 70 वर्ष की आयु में, कितनी, 70 वर्ष की आयु में
70 वर्ष की आयु में राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनी तथा राजीव गांधी की संस्कृत सलाहकार भी ये रही। इन्होंने पुपल जयकर जो समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किससे? 1967 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और इन्होंने क्या लिखी? इंदिरा गांधी की जीवनी की ये लेखक थी। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमर सोनार बांग्ला यानी मेरे सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल यानी क्या? यानी मेरे सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल, ये यानी क्या है? तो ये कहाँ का? तो ये आपका यानी लिखा किसने? तो ये आपका लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और आपको बता दें कि ये जो अमर सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है। क्या है? अब यानी बांग्ला देश का राष्ट्रगान है। क्या ये? यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और साथ के साथ आपको बता दें इसे गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला यानी भाषा में बंग भंग आंदोलन के समय सन 1906 में लिखा था। किसके समय? यानी बंग भंग आंदोलन के समय। किसके समय? बंग भंग आंदोलन के समय 1906 में इसे लिखा था। तो ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी रवि शास्त्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी बी कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? तो कपिल देव ने लिखी। और आपको बता दें कि यह सन 1987 में प्रकाशित हुई। 1987 में प्रकाशित हुई। ये कब प्रकाशित हुई? 1987 में से प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता यानी है। साथ के साथ आपको बता दें कि इन्हें कब मिला? तो 1913 में मिला। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 31, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? ऑप्शन ए डायनामाइट, ऑप्शन बी लाइट बल्ब, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो आपका सही है ऑप्शन आपका कौन सा? तो ए डायनामाइट का। यानी डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वे स्वीडन निवासी, कहाँ के थे वो? स्वीडन के, स्वीडन निवासी थे। साथ के साथ और आपको बता दें ये यानी रसायनज्ञ और इंजीनियर थे। क्या थे ये? रसायन यज्ञ यानी क्या? रसायन यज्ञ। और ये क्या थे? तो ये इंजीनियर थे। कौन? तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये इंजीनियर थे और इन्होंने डायनामाइट प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी कैलाश सत्यार्थी। भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला
तो किसी मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला। और आपको बता दें इनके साथ और किन्हें मिला था, तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई को भी मिला। यानी किन्हें मिला, यूसुफ जई को। ये जब इनकी उम्र कितनी थी, तो 17 वर्ष। उसके अलावा आपको बता दें कब मिला, तो 2014 में मिला। कब मिला इन्हें, तो 2014 में मिला। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबकि जो मदर टेरेसा है, ये मैसेडोनियाई यानी मैसेडोनियाई मूल की भारतीय नागरिक थी। क्या थी, मैसेडोनियाई भारतीय नागरिक थी। क्योंकि ये मैसेडोनिया की थी, इसलिए ये यानी भारतीय मूल की नागरिक नहीं कहा जा सकता। और इन्हें कब मिला, तो 1979 को। कब मिला, 1979 को इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें भी शांति का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। साथ के साथ जो कैलाश सत्यार्थी को मिला, ये किसके लिए मिला, तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र का पुरस्कार है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, सिनेमा के क्षेत्र का पुरस्कार है। किस क्षेत्र का पुरस्कार है, तो सिनेमा के क्षेत्र का ये पुरस्कार है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपका यानी अगला जो प्रश्न है वो, अब आपका इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो आपका क्या है, तो सिनेमा। आपको बता दें दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार यानी सिनेमा से यानी था। और ये मतलब जो इन्होंने जो पुरस्कार है ये यानी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये मतलब पाने वाली प्रथम अभिनेत्री देविका रानी थी। कौन थी, देविका रानी थी, जिन्हें ये पुरस्कार यानी मिला था। कौन सा, प्रथम पुरस्कार। तो ये आप ध्यान रखिए। साथ के साथ इन्हें दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपके कौन कौन से होंगे, तो आपके यानी जो ऑप्शन होंगे वो आपके सही होंगे। यानी कौन से, तो एक तो आपके सही हो जाएंगे यानी जो आपके यानी मोरारजी देसाई। उसके अलावा आपको बता दें कि नहीं ये कब मिला, तो ये आपको बता दें यानी आप इसे अच्छे से ध्यान रखें कि इन्हें कब मिला, तो ये आपका मिला था 1900 यानी कब मिला इन्हें, जो मोरारजी देसाई इन्हें कब मिला, तो इन्हें मिला 1991 में। उसके अलावा अभी आपका 2024 में, कब, 2024 में किन्हें और मिल गया है, तो आपका चरण सिंह को मिल गया। इसलिए इसके ऑप्शन सही होंगे बी और सी दोनों। क्या सही होंगे, बी और सी दोनों सही होंगे। यानी चौधरी चरण सिंह को 2024 में मिला है और मोरारजी देसाई को 1991 में मिला, और दोनों ही प्रधानमंत्री थे। तो ये आप भी अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया। ऑप्शन ए डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी प्रोफेसर सी एन राव, ऑप्शन डी प्रोफेसर नार्लिकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही ऑप्शन आपका ए सीवी रमन। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो आपका यानी किसने प्राप्त किया, तो सीवी रमन ने प्राप्त किया। और ये इन्हें कब मिला, तो 1930 में मिला। कब मिला, 1930 में मिला। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें
कि ये इन्हें किसके लिए मिला, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कर्ष कार्य के लिए, किसे, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट यानी कार्य के लिए इन्हें क्या मिला, तो नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। ऑप्शन आपका ए अविनाश दीक्षित, ऑप्शन आपका बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन आपका सी अमित मिश्रा, ऑप्शन आपका डी अभिजीत बनर्जी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी नोबेल पुरस्कार यानी जीतने वाले केवल यानी जो अर्थशास्त्री थे वो कौन यानी आपके हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही होगा बी अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थ यानी शास्त्री तो वो कौन है, तो आपके यानी अमर्त्य सेन है। आपको बता दें अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में, कब, 1998 में ये यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। कब मिला, तो आपका 1900 यानी कब मिला, तो 1998 में इन्हें मिला। तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ के साथ आपको बता दें कि अभी तक किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो वो भी आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद किसे मिला, तो सीवी रमन, किसे, सीवी रमन। उसके अलावा किसे मिला, सीवी रमन के अलावा, तो सीवी रमन के अलावा मिला हरगोविंद खुराना, किसे, हरगोविंद खुराना को मिला। उसके बाद किसे मिला, तो हरगोविंद खुराना के अलावा मिला मदर टेरेसा को। और किसे मिला, तो मदर टेरेसा के अलावा मिला वो आपका मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, किसे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, किसे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी मिला। उसके अलावा और किसे मिला, तो आपको बता दें कि वेंकट रमन को मिला, वेंकट रमन को भी मिला। उसके अलावा और किसे मिला, तो कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके पूछ लिए जाते हैं कि अभी तक भारत में कितने यानी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, या आपके ये पूछ लिए जाएं कि इनमें से किसे नहीं मिला या इनमें से किसे मिला है। अलग अलग तरीके से आपके 3 से 4 प्रश्न जो बनते हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपके सभी व्यक्तियों के हमने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, तो अब आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड जिनेवा में। विश्व यानी स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आपको बता दें कि ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी वियना ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर, यानी कुछ जैसे आपके जो महत्वपूर्ण हैं जो आपके यानी इम्पोर्टेंट हैं वो भी यहाँ पर जैसे बता दिए। जैसे आपका यानी जो आपका जैसे वियना है, तो वियना में क्या है, तो वियना में आपका परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, क्या है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। उसके अलावा जैसे आपका एम्स्टर्डम में, तो एम्स्टर्डम में क्या है, तो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय, यानी आपका ग्रीन पीस का आपका यानी मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका ये आपका कहाँ पर है, तो आपका है नीदरलैंड यानी कहाँ पर, तो एम्स्टर्डम में। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, ये भी आपको यहाँ पर हमने बता दी है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 38, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी आई के गुजराल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा
यानी वो भी बी राजीव गांधी को। राजीव गांधी को मरणोपरांत क्या मिला? तो राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। साथ के साथ आपको बता दें ये काफी महत्वपूर्ण और काफी यानी जरूरी आपका प्रश्न है, तो आप यानी ध्यान रखें। और आपको बता दें कि अब तक कुल 9 प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है। कितने? 9 प्रधानमंत्री को। कितने प्रधानमंत्री को? 9 प्रधानमंत्री को ये यानी भारत रत्न दिया गया है, जिसमें आपके कौन कौन थे वो भी आपको बता दें और डेट भी बता दें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कब? 1955 में। उसके अलावा और किसे मिला? उसके अलावा यानी मिला तो लाल बहादुर शास्त्री, यानी किसे? यानी शास्त्री, यानी जो आपके लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला। कब? तो इन्हें मिला था आपका 1966 में। कब मिला? 1966 में मिला। अगले आपके कौन है? तो आपके यानी इंदिरा गांधी। इंदिरा को कब मिला? इंदिरा जी को कब मिला? तो इंदिरा जी को आपका मिला, वो आपका मिला 1971 में। और उसके अलावा कौन? यानी राजीव गांधी। राजीव गांधी को कब मिला? तो आपका मिला राजीव गांधी को 1900 यानी कब मिला? तो 1991 में मिला इन्हें। उसके अलावा और किन्हें मिला? तो आपका अगले आपके हैं मोरारजी यानी देसाई। तो मोरारजी को कब मिला? मोरारजी को कब मिला? तो मोरारजी को आपका मिला था, मोरारजी को आपका कब मिला? तो मोरारजी को आपका मिला था 1991 में। उसके अलावा और किसे मिला? तो मोरारजी के बाद यानी अटल बिहारी वाजपेयी को, किसे? अटल बिहारी, अटल बिहारी जी को भी मिला। वो आपका कब मिला? तो ये आपका 2015 में। उसके अलावा और किसे मिला? 2015 में मिला। उसके अलावा और किसे मिला? तो गुलजारी लाल नंदा को, यानी गुलजारी जी को। गुलजारी जी को कब मिला? तो आपका मिला 1997 में। 1997 में। उसके अलावा आपको किस और किसे मिला? तो पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। किन्हें? पीवी यानी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन्हें कब मिला? तो ये मिला आपका 2024 में। तो ये आपके अभी तक जैसे कितने प्रधानमंत्री को मिला है? 9 को। उनका नाम भी बता दिया हमने आपको, उनकी यानी कब डेट है वो भी बता दिया। अब आपका इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, अब आप अपने एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। अब आप अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को छोड़ करके नहीं आएंगे। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपका ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन आपका बी पेरिस में, ऑप्शन आपका सी वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन आपका डी लंदन में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। आपको बता दें कि इसका गठन हुआ था 16 आपका यानी नवंबर 1945 को। कब हुआ? 1945 को हुआ था। और इसका मुख्यालय यानी पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। और आपको बता दें कि ये यानी इसमें जो वर्तमान में देश कितने शामिल हैं, तो आपके यानी 195 देश इसमें शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? तो 95 देश शामिल हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 40। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ऑप्शन आपका ए चीन, ऑप्शन आपका बी मॉरिशस, ऑप्शन आपका सी म्यांमार, ऑप्शन आपका डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका क्या? तो ऑप्शन आपका डी अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो आपका क्या है? तो अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। और आपको बता दें कि ये यानी जो ये अफगानिस्तान है, ये आपका 2007 में। कब? 2007 में यानी आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन में। कौन से में? 14वें शिखर सम्मेलन में ये सदस्य देश बना। क्या बना? सदस्य देश बना। और ये कब बना? तो ये आपका यानी ये आपका बना तो ये आपका 2007 में। साथ के साथ आपको बता दें सार्क की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी यानी स्थापना हुई, स्थापना जो आपकी हुई वो आपकी 8 दिसंबर 1985 को। कब? 8 दिसंबर 1985 को हुई। साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें जो 8 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं?
तो पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। उसके अलावा दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका है बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आपका है भूटान। कौन सा है? भूटान है। भूटान के अलावा कौन सा है? भारत है, भारत। भारत के अलावा कौन सा है? तो नेपाल, नेपाल के अलावा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अलावा कौन सा है? तो श्रीलंका, श्रीलंका। कुल कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो सभी प्रश्न आपके इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर के एंड तक, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न स्किप कर दिया, यदि आपने एक भी प्रश्न को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वही आपके एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर आपके लिए गलती हो सकती है। इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों को प्रॉपर क्रम से करते रहें, जिससे आप अपने एग्जाम में आसानी से अपने अच्छे से कर पाएं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को लगातार करते रहें और लगातार यानी अपने एग्जाम की तैयारी मजबूती के साथ करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके साथ हम 24 घंटे सातों दिन मेहनत करके आपके लिए यानी एक ऐसा यानी मजबूती लाए आपके लिए, इस तरह की यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी यानी हम जो कर सकते वो सभी चीजें आपके लिए जोड़ें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। शाम यानी साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी जो ये क्लास है रोजाना, यानी रोजाना, रोजाना शाम, शाम 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप शाम 5 बजे रोजाना अपनी क्लास देख लें, क्योंकि आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे की रोजाना है। ये नहीं है कि एक दिन है, रोजाना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये लगातार आपको शाम को 5 बजे आपकी क्लास मिलती रहेगी। बस आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जितने भी अभ्यर्थी जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो मतलब अपने एग्जाम को लेकर के काफी चिंतित है, जो अभ्यर्थी जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो मतलब एक इकोनॉमिकली यानी अच्छे यानी स्ट्रॉन्ग यानी उनके परिवार की स्थिति नहीं है, तो वो सभी अभ्यर्थी अपनी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। हम ये वादा करते हैं कि आपका एक आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कहीं से भी कुछ भी आपके लिए टॉपिक्स लाएं, लेकिन आपके लिए हम मजबूरी यानी जो आपकी यानी परेशानी उनकी यानी दूर करने के लिए जो आपका ये सिलेक्शन है उसे मतलब दिला के रहें। इसके लिए हम कितना भी यानी प्रयास करना पड़े, लेकिन हम आपके लिए करके रहेंगे। हमारा एक उद्देश्य है, जो आप जैसे योग्य अभ्यर्थी जो कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, उन्हें आगे बढ़ाना। क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो एक समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप एक शिक्षित और एक अच्छे मतलब अभ्यर्थी हैं, तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए जरूर यानी प्रयास करेंगे। साथ के साथ जितने भी आपके साथ के जैसे दोस्त हैं, मित्र हैं, पहचान में हैं, उन्हें भी अपने इस परिवार से जोड़ें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही अपने यानी आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही ये अपना परिवार लगातार आगे बढ़ रहा है, अपना ये यूट्यूब चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपका ये जो प्यार और सपोर्ट है इसी से लगातार यानी अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत से अभ्यर्थी रोजाना जुड़ रहे हैं। और आप भी यानी जो आपके कोई दोस्त हो या पहचान में हो उन्हें सबको जोड़ें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके लिए जो छोटे छोटे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे आपके यूपी होमगार्ड से संबंधित प्रश्न, क्या यूपी होमगार्ड से संबंधित प्रश्न, उनकी भी हम अलग से वीडियो आपकी अपलोड कर दी है, जो आपकी करीब 3 से 4 वीडियो हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लें। ये तो आपकी क्लास रोजाना स्पेशल चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम है, लेकिन साइड से हम आपके लिए जो छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे आपके कुछ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को भी लगातार कराते रहेंगे। साथ के साथ आपके लिए हमने करंट अफेयर के भी प्रश्नों की वीडियो पूरी अपलोड कर दी है, जिससे क्या है कि आपकी करंट अफेयर भी मजबूत हो, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न आएंगे। क्योंकि आपका जो ये पेपर है पूरा 100 नंबर का जीके जीएस का है, किसका है?
जीके जीएस का है। जब जीके जीएस का है तो उसमें आपकी करंट अफेयर भी आएगी, स्टैटिक भी आएगी और ये सभी जो सब्जेक्ट हैं वो भी आएंगे। उसके बाद आपके यूपी होमगार्ड से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने आपकी 3 से 4 वीडियो यूपी होमगार्ड की भी अपलोड कर दी है, तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि हम ये चाहते हैं जहां से आपका चाहे एक ही प्रश्न बने उस टॉपिक को भी पढ़ा। क्योंकि जब एक आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब एक प्रश्न को आप जोड़ेंगे, दूसरे प्रश्न को जोड़ेंगे, तीसरे प्रश्न को जोड़ेंगे, जब एक साथ ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे तो आपका स्कोर अपने आप में मजबूत हो जाएगा, यानी अपने आप में आपका स्कोर बूस्ट कर जाएगा। क्योंकि कार्ड क्या है कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, एक एक, यानी आपका प्रश्न जब क्लियर होगा तो अपने एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये आपका जब ही संभव होगा जब आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। इसीलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। लेकिन जो आपका ये प्यार है, जो आपका ये विश्वास है, जो आपका ये भरोसा है, ये हम आपका बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। चाहे हमें दिन, चाहे रात, 24 घंटे हम आपके लिए कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे, कुछ न कुछ चीजें लाते रहेंगे। साथ के साथ जो ये आपकी स्पेशल क्लास है जिसमें आपकी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, उसके बाद विज्ञान है, सभी यानी आपकी लगातार ये क्लास चलती रहेंगी क्रम से, तो शाम को 5 बजे। उसके अलावा साइड से आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी आपके लिए हम लाते रहेंगे, जिससे क्या है कि आपका सभी तरफ से एक अच्छा कोर्स हो पाए। और हमारा एक ही उद्देश्य है। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आता हुआ कि सर जो आप ये प्रश्न करा रहे हैं, ये प्रश्न आपके यानी 100 या 200 इस तरीके से होने चाहिए। तो ये आपको बता दें कि आपका हम बेसिक लेके चल रहे हैं। यदि आपका बेसिक अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, बेसिक अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक आप यानी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ के साथ आपको बता दें कि अभी जैसे ही आपका बेसिक अच्छा हो जाए कुछ दिन में, वैसे ही आपके प्रश्न और बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जो कुछ नए अभ्यर्थी हैं, कुछ जैसे पुराने भी अभ्यर्थी जिनके बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है, जो मतलब केवल वन लाइनर पढ़ते रहें लेकिन उन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं है प्रश्नों को, उन सभी को हम प्रॉपर समझा पाएं। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि हम प्रत्येक प्रश्न को जो और भी डिटेल, जो उसकी कहानी है, जो उसका मतलब एक बेस है, उसे पूरा आपको यानी प्रॉपर बताना, जिससे क्या है कि आपका और भी जो प्रश्न बन सकता है वो भी आपका बन सके। जैसे अभी आपके प्रश्न आया था कि नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार के जितने भी अभी तक भारतीयों को मिला सभी के बारे में जानकारी दे दी आपके, यानी भारत रत्न जितने भी जैसे प्रधानमंत्री को मिला वो भी आपको जानकारी दे दी। तो इससे क्या होगा कि आपको जानकारी जब मिलेगी तो आप अपने एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो हमने प्रश्न पूछा वही आया, क्या पता कि आपको जो डिटेल में बताया वहां से प्रश्न पूछ लिया जाए। क्योंकि वन लाइनर में क्या होता है, फिक्स होता है, कोई भी प्रश्न ये क्लियर नहीं होता कि ये आएगा कि ये, लेकिन डिटेल में क्या होता है कि उसमें से कहीं ना कहीं से तो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हम प्रॉपर डिटेल वाइज बताएं और आपके सभी यानी जो प्रश्न है उन्हें क्लियर करते जाएं। इसलिए आप लगातार अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। साथ के साथ आपके लिए हमने स्पेशली टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी खोल दिया है, जिसमें आपका ये डिस्क्रिप्शन में आपकी जो ये वीडियो है इसके यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप यानी डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर और व्हाट्सएप चैनल जाकर उन्हें भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि आपको ज्वाइन करना होगा। यदि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको जो आपको हम पीडीएफ और नोट्स की भी जो सहायता करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी यानी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। इसलिए आप जरूर ज्वाइन कर लें और साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।